सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर अर्दोगान भी एक्टिव हो गया, फिर बोलता है कि नहीं ये टर्की के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाए, और ये साजिश की जाए। एक तो साजिश कॉमन है, ठीक है, इनमें तो साजिश की जा रही है। और फिर आज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम आपके साथ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बताएंगे अब्दुल्ला नसर भाई की आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। क्या यूरोपियन यूनियन ने टर्की का खेल खत्म, मतलब कहना चाह रहे हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन ने टर्की का खेल खत्म कर दिया। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिफेंस डिटेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और दिविक भाई हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो दिविक भाई से आज बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की जानी है। तो हमेशा की तरह मुझे लग रहा है कि दिविक भाई के पास भी इस बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी इस मुद्दे पर देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है दिविक भाई आपका। शुक्रिया साहब मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। दिविक भाई, बात हम आज टर्की की करने वाले। जो वहां के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन साहब, पिछले कुछ टाइम से जो उनके बयानात आ रहे हैं बड़े मतलब बेसिकली मुझे हजम नहीं हो रहे हैं कि आखिर टर्की की तरफ से ऐसा बयानात क्यों आ रहे हैं। पहला तो आया कि जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी हम भारत को सपोर्ट करेंगे, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा जो एक बयान जिस पर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, वो बयान आया है कि जी हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकते हैं, अपने रास्ते हम अलग कर सकते हैं। तो ये बड़ा मैं कहूं कि हैरान करने वाला बयान आया है एर्दोगन की तरफ से। तो इस पर क्या कहना है आपका? सर देखें, अगर यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो पहली बात तो ये इसका पहला बयान नहीं है। एर्दोगान ने पिछले जब से आया तब से पता नहीं कुछ इसका चौथा या पांचवा बयान है, क्योंकि 24 साल से तो इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी हुई है यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए। तो वो जब जब ऐसा क्रिटिकल मोमेंट टर्की के ऊपर जब आता है तब तब ये ऐसी धमकी यूरोपियन यूनियन को देते हैं कि वी विल पार्ट आवर वेज। तो ये बेसिकली अब अर्दोगान को जरूरत है ना सर। यूरोप के लिए गेटवे टू एशिया क्या है? टर्की, ठीक है। और टर्की की जो हालात है, आप ये समझें टर्की को क्या मिलेगा अगर यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाती है। टूरिज्म मिल जाता है, करेंसी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है आपको, और आपको ट्रेड मिल जाता है, फ्री ट्रेड का वो पूरा मिल जाता है। अब मेरे को तो मैं तो पहले ये नहीं समझ में आता कि हाउ डज टर्की क्वालिफाई फॉर यूरोपियन यूनियन, क्योंकि टर्की पूरा एशिया में, इस्तानबुल भी आधा इस्तानबुल भी पूरा नहीं, छोटा सा, आधा इस्तानबुल आपका बिल्कुल। यूरोप में। तो मेरे को तो यही चीज समझ में नहीं आती। प्लस देखें, यूरोपियन यूनियन कभी भी नहीं लेगा टर्की को, स्पेशली अंडर अर्दोगान तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, क्योंकि आपके वैल्यूज ही मैच नहीं करती। भाई देखो, यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस और बाय द वे अलग है, लैंग्वेजेस भी अलग हैं उनकी, हिस्ट्री भी कुछ इतनी खास नहीं रही है। काफी मुल्क तो खानदानी दुश्मन भी रहे हैं हिस्ट्री में अगर जाए तो, पर एटलीस्ट एक कॉमन वैल्यूज या मोरालिटी जो एथिक्स होते हैं वो सबके सेम है, कोड ऑफ कंडक्ट के। टर्की का बिल्कुल ही उल्टा है, आईएसआईएस से ये डील कर रहे हैं। इस अर्दोगान के खुद के बेटे, ये तो यूरोपियन यूनियन ने क्लेम हुआ था, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में आया कि अर्दोगान के बेटे आईएसआईएस से तेल लेके हमें यूरोप वालों को बेच रहे हैं, और वही आईएसआईएस यूरोपियन जर्नलिस्ट को मार रहा है। तो अच्छा, अब ये हुआ कि जब पहले इंडिया में तो बड़ी मीठी मीठी बातें की, वो सर मीठा मीठा था, लेकिन जब वो टर्की पहुंचा तो वहां की सोशल मीडिया पे, अच्छा मीडिया वहां की कंट्रोल है, सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए, वहां के थिंक टैंक्स ने सवाल उठाना शुरू किए, वहां के लोगों ने, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और दूसरे जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किए सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर अर्दोगान भी एक्टिव हो गया, फिर बोलता है कि नहीं ये टर्की के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाए, और ये साजिश की जाए। एक तो साजिश कॉमन है, ठीक है, इनमें तो साजिश की जा रही है, और फिर आज ये यूरोपियन यूनियन का आ जाता है। अच्छा, आप ये भी देखें कि कल जॉर्जिया मेलोनी का भी आया बयान कि वी विल टेक यूनिलैटरली and extraordinary action against illegal immigrants if European Union doesn't deploy a naval blockade in Mediterranean Sea. Turkey is बिल्कुल। also one of those countries.
नेवल ब्लॉकेट लगेगा तो टर्की की भी तो वाट लगेगी, टर्की से भी तो लोग जाते हैं। तो ये पूरी गेम है जिसमें टर्की आके फंस गया है, और इसमें देखें कुछ नहीं है, वो पड़ता हुआ वो होता है ना कि बुझता हुआ दिया ज्यादा रोशनी देता है, तो ये बुझता हुआ अर्दोगान ज्यादा ही कुछ बोल रहा है। आप सोशल तो मीडिया उठाएं टर्की की, टर्किश पीपल, यंग पीपल, यूथ इज नॉट हैप्पी विद अर्दोगान। आप सर्वे उठा लें प्यू रिसर्च का, अच्छा मैं नाम भी ले लूं क्योंकि प्यू रिसर्च इज द ओनली क्रेडिबल सर्वे, ठीक है, ऑन विच आई ट्रस्ट। तो आप प्यू रिसर्च का सर्वे उठा लें, वहां की यूथ डजंट बिलीव इन अर्दोगान। उनको ये इलेक्शंस भी रिग लगते हैं मई वाले, जो कि हुए भी, ट्विटर पे वीडियोस भी आ गई थी कि किस तरह अर्दोगान के ऊपर ही ठप्पे लग रहे हैं बारी बारी। तो ये सारी चीजें हैं जो मसले। अच्छा, लाइफ लाइन चाहिए होती है ना, जैसे हमने ब्रिक्स में डिस्कस किया, चाइना को तो 2 लाइफ लाइनें चाहिए थी जो दोनों इंडिया ने काट ली। तो यूरोपियन यूनियन एंड दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ लाइफ लाइन। अब आपने ओबीआर का काट दिया जो टर्की में आ रहा था, दूसरा वहां से यूरोपियन यूनियन को भी धमकियां दी जाने, उधर इटली वाली भी एक्टिव हो गई। ये तो अर्दोगान, अब फिर इंडिया तो है ही है चारों तरफ से। और तो देखें कहीं वो, ऐसा तो नहीं है, जी तो जी कहीं बोले। ऐसा तो नहीं है कि ईयू की तरफ से ही ये संकेत दिए जा रहे हों कि देखो टर्की से हमारा कोई फायदा है नहीं, तो इसको किस बात के लिए शामिल कराया जाए, और इसको एक काम करते हैं कि भाई इसको छोड़ ही देते हैं। नहीं सर, इसके अंदर एक, इसमें एक मिडिल ईस्टर्न एंगल भी है, ठीक है। इस कॉरिडोर में सऊदी अरब इज आल्सो द मेजर पार्टनर, लैंड मास के हिसाब से बात करें या फाइनेंशियली बात करें, दोनों लिहाज से ये सऊदी अरब की पोजीशन जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रांग करती है इस कॉरिडोर में उसका शामिल होना। जब जियोपॉलिटिक्स में उसकी पोजीशन स्ट्रांग करती है तो ऑटोमेटिकली सऊदी की उम्मा में पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है, द लीडर ऑफ उम्मा का। अर्दोगान को लीडर ऑफ उम्मा बनना है, तो ये एक वो टफल भी चल रही है इनकी आपस में। अर्दोगन भाई साहब का एक ये भी आया है बयान कि वी आर इन टॉक्स विद इराक, कतर एंड यूएई फॉर अ काउंटर कॉरिडोर टू इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर। कतर और टर्की दोनों के दोनों ब्रदरहुड वाले, यूएई जाने नहीं वाला टर्की के साथ। बचा कौन? इराक। इराक का सिंपल है, इराक अगर टर्की के साथ जाएगा तो इराक इज करंटली द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। रशिया दूसरा है, नंबर 1 पे इराक है। तो आपका इराक का बिजनेस जाएगा, और किसी को भी डॉलर जाते हुए अच्छे नहीं लगते, स्पेशली विद द लूजिंग हॉर्सेस। हारने वाले घोड़े तो पे कोई क्या, दाव नहीं लगाता। और सऊदी अरब क्या भूल जाएगा कि ये जो सऊदी अरब के खिलाफ जाकर जो ये नया ब्लॉक टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, कतर ये लोग बनाना चाह रहे हैं, क्या सऊदी भूल जाएगा क्या इस बात को? सर सऊदी कभी भी नहीं भूलेगा। आप ये देख लेना कतर को कितना सपोर्ट किया। एक होता है ना उम्मा का अलग है, मुस्लिम ब्रदरहुड का अलग है। मुस्लिम ब्रदरहुड का आज के वक्त में सबसे बड़े 2 टारगेट है, एक इंडिया है मुस्लिम ब्रदरहुड का, दूसरा सऊदी अरबिया। तो सबसे बड़े सपोर्टर भी, अच्छा कतर, वो कतर के नेवल ब्लॉकेट पे उसका सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद आप मुस्लिम ब्रदरहुड पे दोनों मुल्क ही शामिल हैं जो सऊदी के खिलाफ है, मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब में भी अगर आप जाएं तो सऊदी अरब में भी वो एक अलग डायनेमिक्स है ना कि पॉलिटिक्स वगैरह ये सारे अल सऊद संभालेंगे, मोहम्मद बिन सलमान की जो फैमिली अल सऊद वाले। एक दूसरी जो फैमिली है उसका नाम मैं भूल गया, वो सारे आपके ये रिलीजियस अफेयर और ये सारे हज मक्का वगैरह वो देखेंगे, मदरसे वगैरह, ठीक है। अब वो जो दूसरी फैमिली है दे आर फीलिंग इंफीरियर, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो अंदर ही अंदर अंदर खाते बहुत उनकी भी डीलिंग चल रही है। तो एमबीएस को नहीं पता ये चीजें कि ये कतर से जो फोन आ रहे हैं और कतर में टर्की से फोन आ रहे हैं, तो ये पर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स गेम है जो चल रही है। उसके अलावा अगर आप नेटो का देखें, टर्की नेटो का पार्ट है ऑफिशियल, पाकिस्तान की तरह नहीं है, टर्की ऑफिशियल नेटो का पार्ट है। सऊदी अरब की अमेरिका से अगर दोबारा दोस्ती हो जाती है, जो कि हुई, नजर होती हुई नजर आई हमें, कम से कम 50% तो बर्फ पिघल गई ना G20 में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी टर्की को तकलीफ, क्योंकि वो टर्की के लिए खराब है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होना ये टर्की के लिए खराब है। तो टर्की एक तरफ से नहीं फंसा है, वो यूरोपियन यूनियन से फंसा, इकोनॉमिकली फंसा, वो चक्रव्यूह में भी फंसा है, आर्मेनिया, ग्रीस, इजराइल, साइप्रस वाले में, वो कॉरिडोर में भी फंसा है, वो मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप में भी फंसा है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड में भी फंसा है,
वो अपने FATF करेंसी बहुत अच्छा। सबसे बड़ा मसला अगर किसी भी मुल्क में होता है, एनी कंट्री, वो होता है कि जब आपके खुद के लोग आपके खिलाफ हो जाए, जो कि टर्की में उसकी 82% यूथ हो चुकी है। बाय द वे यूथ की बात कर रहा हूँ, ये यूथ का जो पैरामीटर है 18 से 35 है साल। अच्छा, आपने इकोनॉमी की बात करी दी है तो मैं इकोनॉमी पे ही आ जाता हूँ। ये हम सबको पता है कि टर्की की इकोनॉमी जो है वो बेहद खराब बुरे स्टेट से गुजर रही है। और अगर एर्दोगान साहब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से कहूँ कि थ्रेट कर रहे हैं चीज़ों को कि हम इस कॉरिडोर का भी विरोध करेंगे, हम ईयू से अलग हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, क्या एज ए लीडर जब आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी शेक कर रही है, तो इस तरह के बयान देना, इस तरह के धमकी भरे बयान देना, क्या एज ए लीडर उनकी विश्वसनीयता घटेगी नहीं क्या टर्की में या वर्ल्ड फोरम पे? देखिए, विश्वसनीयता आप कह रहे हैं, मैं तो कुर्सी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब लीडर्स मुश्किल के वक्त में झुकने के बजाय कुछ ज्यादा चौड़े होते हैं ना, तो वो फिर एक ही बार में गिरते हैं, और वो फिर हमेशा के लिए गिरते हैं, उनका दोबारा वापस आने का भी स्कोप नहीं होता। और यही सिमिलर स्टाइल आपको थोड़ा ही पार मिल जाएगा चाइना में, शी जिनपिंग का, उसकी भी यही हरकतें हैं, अर्दोगान की भी यही हरकतें हैं। एंड चाइना का तो अब ऑफिशियल हो चुका है, पहले तो लोग बोलते थे कंस्पायरेसी थ्योरीज, अब तो ऑफिशियल हो चुका है कि भाई डूब रहा है चाइना। अब तो वो चाइना की खुद की खबर आ रही है। तो ये जो, अच्छा, ये आपके और भी बहुत सक्सेसफुल मुल्कों में हुआ है, ठीक है, इंडिया बताइए, में देख लें। चाइना के 2 मिनिस्टर गायब हो गए, उनमें एक दो डिफेंस मिनट मिनिस्टर। 2 मिनिस्टर गायब हो गया, वो रॉकेट कमांड फोर्स का जो वो कमांडर था, जो हाँ, कोर कमांडर, वो गायब हो गया वो आपका। गायब हो चुका। रेडिएशन फैल चुकी है पूरे चाइना में, पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता चाइनीज। अरे चलिए, उस समझ पर कभी रहे और आप? चर्चा करेंगे, आप एर्दोगन पे वापस आइए आप। नहीं, अर्दोगन देखें जाएगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो एज उसकी बहुत, ठीक है, ज्यादा हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी टर्की का जो बेड़ा गर्क किया जब से ही आया, एक टर्की रोल मॉडल हुआ करता था एशिया में, ठीक है, फॉर मुस्लिम कंट्रीज। आज वो उस रोल मॉडल को तो छोड़े, वो आज कोई इधर जाना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। आपने इकोनॉमी खत्म की, आपने वहाँ की वैल्यूज एंड कल्चर को भी खत्म किया, टर्किश कल्चर को भी। उसके बाद आप हर अपने ही एलाई से पंगे ले रहे हो। दुश्मन एक तो होता है दुश्मन, चलो ठीक है, आप अपने एलाई से पंगे क्यों ले रहे हो, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, या सऊदी से। अर्दोगान से पहले तो सऊदी और टर्की के बीच में कोई इशू नहीं था, हाँ एक हिस्टोरिकल एक वो तनाव था, लेकिन कोई करंट अफेयर्स पे कोई इशू नहीं था उनका। करंट अफेयर्स पे वो लोग ओके थे। आप टेररिज्म में भी आ गए, मुस्लिम ब्रदरहुड में भी आप आ जाते हो, ठीक है। यार मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ, कितना टाइम लगेगा अमेरिका को, जिसकी तो आदत, हिस्ट्री, काम धंधा ही यही है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाना, कितना टाइम लगेगा कुर्दों को वेपन्स पहुंचाना? गाजी अंतब का अगर बॉर्डर खोल दे अभी अमेरिका, जो कि बाय द वे ये भी एक लोगों का है, गाजी अंतब का जो बॉर्डर है वो अमेरिकन कंट्रोल में है। अमेरिका गाजी अंतब का कल बॉर्डर खोल दे, ये तो टर्की की तो खत्म, टर्की की लंका लग गई। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर चारों तरफ से फंसे हुए हैं। वही बात है ना पाकिस्तान वाला, आपने सारे नेबरहुड से दुश्मनियां ली हुई, किस तरह प्रॉस्पर करेगा, किस तरह उठेगा, और कब तक चलेगा? इकोनॉमी, FATF, आपकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप, फिर कुदरती आपके ऊपर अर्थक्वेक भी आ गया, ये सोने पे सुहागा अलग है, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से लोग और मजीद नफरत करने लगे अर्दोगान से, क्योंकि उस अर्थक्वेक में मोस्टली जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वो कुछ चुनिंदा बिल्डर्स की हैं। वो बिल्डर जो हैं वो बेसिकली अर्दोगन के फाइनेंसर हैं या मिनिस्टर हैं, तो और वो इसको एक लेके मुझे अलग। लगता है कि सोशल मीडिया पर भी और टर्की के कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया हाउसेस ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग भी की थी कि भाई देखो ये बिल्डिंग तो बिल्कुल मतलब एक तरह से इसकी सारी जिम्मेदारी एर्दोगन की है। सर, वो कुछ बिल्डर एयरपोर्ट से जा रहे थे, भाग रहे थे अंतालिया के, तो अंतालिया, हाँ अंतालिया का था कि पता नहीं इस्तांबुल का था, तो उस एयरपोर्ट पे टर्किश लोगों ने उनको पहचान के उधर ही मारना शुरू कर दिया एयरपोर्ट पे। ये वीडियो भी आई थी अर्थक्वेक के, बिल्कुल मतलब कोई अभी अर्थक्वेक को आए 6-7 दिन ही हुए थे, ठीक है। आप अपना हर, अच्छा फिर आप इलीगल वो घुसा रहे हो, मतलब कोई बुरा काम आपने छोड़ा नहीं है,
हर चीज से ही तो आप फंसे थे। ग्रीस भी, आपको याद होगा देव भाई, ग्रीस भी आरोप यही लगाता है कि टर्की की तरफ से ही पाकिस्तानियों को जितना घुसाते हैं वो टर्की की तरफ से घुसाते हैं ग्रीस में। बिल्कुल 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 सर, सिर्फ ग्रीस नहीं, ग्रीस में तो सबसे ज्यादा जाते हैं, लेकिन टर्की से किश्तियां इटली भी जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि टर्की में भी चाइना वाली आदत आ गई। जाहिर सी बात है, ओबीआर में आओगे कुछ तो चाइना देगा विरासत में। कभी वायरस साइप्रस तो की लगेगा ना, वायरस तो वायरस लगेगा लगेगा। ना। कभी आप साइप्रस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके उधर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, फिशिंग कर रहे हो। कभी ग्रीस में जाके, यार परमिशन लेके कर लो, नहीं तो समंदर तो इतना बड़ा है, कहीं पे भी कर लो। अच्छा, नॉर्दर्न साइप्रस का अलग मसला चल रहा है। सुनने में आया कि नॉर्दर्न साइप्रस में भी कुछ चल रहा है, कुछ कर रहे हैं इंटरनेशनल पावर्स अपराइजिंग की। तो कल पता चले वो भी आजाद हो गया तो फिर तो गया टर्की, तो उससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, टर्की की करेंसी जो लीरा है वो डाउन है। बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो महंगाई है उससे भी पब्लिक त्रस्त हो रही है। इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, लगातार आ रही बिल्कुल हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। तो एर्दोगान करना क्या चाहते हैं? सर देखें, कुर्सी का लालच यही होता है, साम दाम दंड भेद। मुझे चाहिए कुर्सी, जनता मरती है तो मरे, ठीक है। मैं सोने के मुल्क पे नहीं, मैं रेगिस्तान पे भी, भले रेगिस्तान पे राज करने को मिले, पर मुझे राज करना है, कुर्सी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, ये मेंटेलिटी जो इनकी है ना, ये वही चीज है जो आपको दिख रही है, डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी। तो एक ये अच्छे ऑटोमन भले एम्पायर को चलते हुए, दोबारा, आप ये ये देखें ना ऑटोमन, कि अगर ये लालच नहीं होती, बगैर लालच के अगर ये काम करता, तो शायद ये उम्मा का बन भी जाता लीडर, क्योंकि रोल मॉडल तो ये ऑलरेडी था। टर्की हम्म सक्सेसफुल भी था, इकोनॉमी में G20 का मेंबर है, ठीक है, तो है सक्सेसफुल भी है। दुनिया टर्की आती थी घूमने, ये ईमानदारी से काम करता तो शायद टर्की बन भी जाता। ये जो लालच ने जो है ना कि रातों रात बनूं, रातों रात बनूं, आज कौन सा ऐसी चीज है जो टर्की नहीं करता, कौन सा ऐसा गलत काम है जो टर्की नहीं करता, या कौन सा ऐसा खड्डा है जिसमें वो जाके नहीं गिरा है। तो अपने प्राइवेट आर्मी इधर कश्मीर में भी भेजने वाला था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये प्राइवेट आर्मी में अभी इसने यूक्रेन भी भेजी है, नेटो का मेंबर है ना, माननी पड़ती है, क्या करें। सदात अच्छा, सदात नाम है, हाँ सदात हाँ आर्मी। सदात नाम है, हाँ सदात आर्मी नाम है। अच्छा, अगर हम इसे अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टर्की उसके आसपास, ईयू टर्की, तो अगर मैं इसे भारत के नजरिए से देखूं तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? भारत के लिए इसे अच्छा माना जाए या भारत के लिए इसे बुरा माना जाए? देखिए, टर्की और चाइना का वही इंपॉर्टेंस है, वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद चाइनीज और टर्किश पीपल, वी हैव प्रॉब्लम विद देयर लीडरशिप्स। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि टर्की और दबेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और मजीद दबने के मूड में है नहीं। अगर ये वॉर नहीं होती ना, तो शायद यूरोपियन यूनियन दब जाता, लेकिन इस वॉर की वजह से वो खुद गुस्सा है अमेरिका पे। पता चला अमेरिका का गुस्सा कहीं वो टर्की पे ना निकाल दें, वो एप्लीकेशन ही फाड़ दें टर्की की। तो यूरोप की भी लंका लग, यूरोप टर्की की तो लगेगी, यूरोप की लग चुकी है, पूरे कंप्लीट यूरोप की, इकोनॉमिकली भी डेमोग्राफिकली भी, इलीगल इमिग्रेंट्स का जो वहां पर इन्फ्लक्स है, दोनों तरीकों से, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी ग्रेन राइस है, उससे भी इनकी वाट लग चुकी है। अब वो सुनने में आ रहा है कि अब खाना कम पड़ गया। पहले तो यूके में था ना कि बाय ओनली 1 बैग, बाय ओनली 2 kg, अब बाकी मुल्कों में भी लग गए हैं ये टैग, यूरोप के तो सुपर स्टोर्स पे राशनिंग शुरू कर दी है। ये इंडिया के लिए अच्छी चीज होगी, क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स अलग है, यूरोप भी दलदल में फंसा हुआ है। तो यूरोप को अगर निकलना है तो किसी के ऊपर पैर रख के ही उस दलदल से निकलना पड़ेगा। वो टर्की के ऊपर रखने में 2 मिनट नहीं सोचेंगे। यूरोपियंस तो कभी सोचते ही नहीं है किसी को वो दबाने में, काटने में। 2 मिनट नहीं लगाएंगे, टर्की के ऊपर पैर रख के दलदल से निकल जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान कहता है कि जी टर्की वाले तो हमारे भाई हुई हैं, तो फिर इनका क्या होगा? अच्छा, इधर इससे पहले मैं एक और चीज आपकी लास्ट वाली बात में एक और ऐड कर दूं। टर्की एक तरफ से आप यूरोपियन यूनियन नहीं है, यूरोपियन यूनियन से भी जो बड़ा चैलेंज है ना, वो है ये ट्रायलेटरल फोरम 3+1। ये हम्म एक नाइटमेयर है टर्की के लिए, क्योंकि इसके अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन है,
ठीक है, तो वहां से तो फिर मेंबरशिप कहता है ना, एक होप चली जाएगी, वेंटिलेटर चला जाएगा, जैसे चाइना का ब्रिक्स में गया। वहां से कोई अटैक वटैक तो नहीं होना ना, असल फंसाई है यहाँ से 3+1 से। अब बात 3+1 करें पाकिस्तान की, हिपोक्रेसी तो है ना, अपने मतलब के लिए इसराइल से तो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, पर पाकिस्तान को क्यों मना करता है? व्हाई डजंट इट एनकरेजेस पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग वही ना कि किसी के सगे नहीं होते, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये टर्की पे भी लागू होता है, पाकिस्तान पे भी लागू होता है, दोनों पे पाकिस्तान पे भी लागू होता लागू होता है। बिल्कुल सही बात। तो कुल जमा ये है कि देखिए एर्दोगन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, टर्की की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर टर्की वाले मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एर्दोगन को उनको साइडलाइन करना होगा, उनको हटाना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया दिविक भाई कि आपने टाइम निकाला और है। इस पूरे सिनेरियो को इतने अच्छे ढंग से आपने समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। देखा आप लोगों ने वीडियो, डिफेंस डिटेक्टिव का बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है दिव्य कुमार ने और आलोक रंजन दोनों ने। तो लेकिन मेन बात ये है कि जो बातें इन्होंने की हैं वो बातें वो हैं जो कि चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे जाना चाहूँगा कि जिसकी वजह से वो इस तरह के एक्शन कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एंड पे पूछा भी आलोक रंजन ने दिव्य कुमार से कि ऐसा कर क्यों रहे वो चाह रहे, क्या वजह क्या है, तो वही बात जो उन्होंने कहा है कि लालच जो है, जो सरबराह बनने की एक चाहत है या इच्छा है, वो सब सारी चीज़ें उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बात यह है कि असल में टर्की और सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा अगर देखें, पाकिस्तान को तो आप हटा ही देना, ये तो गिनती में भी नहीं आते। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मेजॉरिटी जो थोड़े डेवलप्ड है, उनमें टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड करने से मुराद ये कि अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं किया, यानी वही वाली पुरानी सोच के हम जो है वो मुस्लिम उम्मा के हम सरबराह हैं, हम ये हैं वो हैं, जो एक पुराना माइंडसेट है जिस तरह पहले चला करते थे, तो अब वो चीज़ चल नहीं सकती। सऊदी अरब भी इस चीज़ में है, वो भी ये चाहता है कि सारी चीज़ें हमारे अंडर हों। जैसे एक टाइम पे आपको याद होगा ये खाना काबा, मस्जिद नबवी, ये सारी जितनी भी चीज़ें जो एसेट्स हैं इस्लाम के, ये टर्की के पास हुआ करते थे। उसके बाद फिर सऊदी अरब के पास आ गए और अब दोबारा से टर्की ये चाह रहा है कि किसी तरह हम दोबारा से ये बने। तो वो लालच जो है उनको वहीं पे लेके आ रहा है जो जिस तरफ आज वो आके खड़े हुए। लेकिन सऊदी अरब भी इस चीज़ में लालच करता है, लेकिन वो इसको ज़रा प्रायोरिटी, फुल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ जैसा टर्की ने रखा हुआ है। टॉप प्रायोरिटी मतलब ये नहीं कि नंबर 1 पे, मतलब 1 2 3 पे टर्की का है, सऊदी अरब का ज़रा नीचे। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी हरकतें बता रही हैं। अब वो देखें वो जो 1 लाइन सिटी, जो सीधी सिटी बना रहे हैं, डेवलप सिटी बना रहे हैं, इसके अलावा भी उनके बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि यहाँ सऊदी अरब को आप छोड़ भी दें। ये कंपैरेटिवली हमने बात की टर्की की और सऊदी अरब की कि सऊदी अरब चाह तो रहा है लेकिन उनका उस तरह लिस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है जिस तरह टर्की का है। तो टर्की के आप हालात देख लें, सऊदी अरब के हालात आप देख लें। सऊदी अरब बहुत बेहतर चल रहा है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कंपेयर टू टर्की। और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने तो इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है, जैसे टर्की ने तो पकड़ के रखा हुआ है, सऊदी अरब ने भी पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन कंपेरेटिवली टर्की की निस्बत कम। लेकिन बाकी जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, जो अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, यूएई और इस तरह के जितने कंट्रीज आते हैं, तो उनकी आप डेवलपमेंट और ग्रोथ देख लें। मतलब क्या हुआ कि वो कंट्रीज जो कि मॉडर्न माइंडसेट को अचीव कर रहे हैं या उस पर उसके ऊपर अपनी ग्रिप हासिल कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ कंपेयर टू वो जो कि पुराने माइंडसेट के साथ या पुराने दौर के एक जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो उनसे कितना ज़्यादा आगे हैं। सऊदी अरब का कंपैरिजन देखें, कतर का कंपैरिजन देखें, ठीक है वो चाह भी रहे हैं लेकिन वो इसलिए भी इतना ऊपर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले कंपेयर टू कतर। कतर भी अपनी जगह बहुत ऊपर आ रहा है, इसी तरह सऊदी अरब भी आ रहा है, लेकिन ये कि वो फिर भी जो एक चीज़ उनको पकड़ के रखे हुए सऊदी अरब को, ये चीज़ जो उन्होंने कहा कि हमने इसका सरबराह बनना, ये करना, अगर वो ये छोड़ दें तो मेरे ख्याल से जितने भी कंट्रीज़ हैं जो मिडल ईस्ट के हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एनर्जी ड्रेन करती है। ये चीज़ जो है वो उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं, जियो पॉलिटिकली करंट अफेयर्स उस हिसाब से सारे चलते हैं। तो मेरा इस पर ये ओपिनियन है, जो इसका मोटा मोटा क्रक्स है कि ये पुराने माइंडसेट के साथ चलते हैं टर्की के लोग जो है स्पेशली, और बाकी कंट्रीज़ जो है जो खुद मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ की बात हो रही है, मुस्लिम कंट्रीज़ से मुराद ये है कि टर्की की स्पेशली बात हो रही है। तो इसमें ये कि इतना पीछे क्यों रह रहा है बाकी मुस्लिम कंट्रीज़, वो भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो आगे क्यों जा रही हैं, रीज़न जो है पीछे ये है। मेरा इस पे ये मोहम्मद अहमद इस पे यही है कि जो भी बंदा मतलब लाजमी है कि ये तो कंफर्म बात है कि अगर बंदा सीट के पीछे भागेगा तो सीट तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो इज्जत और शोहरत जो इंसान चाह रहा है वो भी नहीं मिल सकती। इस तरह अगर छीनने वाली बात ही होगी ना कि अगर बंदा ये चाह रहा है कि अब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इस तरह कोई भी चीज़ है, मतलब ओवरऑल अगर दुनिया में देखें इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो
अगर बंदा उसके पीछे भागता है तो वो नहीं मिलती है, बल्कि बंदा उसको भागने की बजाय, उसको इतना बड़ा टारगेट बनाने की बजाय उसको मतलब नॉर्मल निगाह से देखे और वो चीज़ मिल भी जाती है। जैसे हम पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा हमें नहीं मिलता, लेकिन अगर हम अपने आप के पीछे भागें तो फिर हमें पैसा हमारे पीछे भागता है। इसकी वजह यही है कि इंसान को जो चाहिए होता है, इसकी पूरी फिलॉसफी है, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से लिंक है, और ये लिंक कैसे है इसको बयान करना मुझे अभी तक तो नहीं आता कि इसको कैसे मैं बयान करूं, लेकिन जो मेरे अंदर की बात है वो यही है कि ये सारी चीज़ें किसी न किसी जगह पे जाके अटैच करती हैं, और जैसा हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे और हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ और ही तरह की साइंस है जो कि समझ नहीं आती इतनी जल्दी, मतलब समझ अभी मुझे तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि ये क्या मामला क्या है कि एक बंदा उसको एक चीज़ चाहिए और वो उसको मिलती नहीं है, और वो चीज़ जिसको नहीं चाहिए उसको वो मिल जाती है। और ये बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि इंसान को वो चीज़ उसको चाहिए नहीं होती और उसको मिल रही होती है। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीज़न है, अगर आप में से किसी को पता तो आप बता सकते हैं। लेकिन बात वही है कि लालच की, जहाँ पे लालच आ जाएगा वहाँ पे काम खराब हो जाएगा, किसी भी चीज़ के अंदर हो जाए, वो चाहे सियासत को लेके हो जाए, मुल्क को लेके हो जाए, आपकी ज़ाती लाइफ के अंदर हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए, लेकिन लालच आपको जो है ना वो बर्बाद करेगा। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक आगे क्या होता है वो तो लाइफ के साथ साथ सीखेंगे हम आपके साथ मिल के। आपको इसके बारे में क्या विचार है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।